बच्चों, नमः संस्कृताय। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में हम लोगों ने कुछ अव्यय और निपात शब्द जो टॉपिक है वो पूरे किए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, जो नया टॉपिक है आपका। और संधि से आपका किसी भी जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे टैट, सुपर टैट या फिर अन्य किसी भी स्टेट के जो टैट होते हैं, उनमें से संधि से क्या कहें, इसके 100% एक या दो, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो संधि है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत का। और इससे मतलब कि अगर ये सीख जाते हैं तो इससे और भी जो ग्रामर है वो सरल लगने लग जाती है। ठीक है, आपका क्या है कि संधि में सम उपसर्ग है। ठीक है, संधि में सम उपसर्ग है और संधि में सम उपसर्ग है और धातु है। ठीक है, धा क्या है, धातु बताया था कि धातु का चिन्ह इस तरह होता है। और इसमें की प्रत्यय है, क्या है, सम उपसर्ग है, धातु है और की प्रत्यय है। तब मिलके क्या बना है, तब मिलके बना है संधि। ठीक, शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे सम, कौन सी धातु है, बताएंगे धा, और कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे की। ठीक है, तो सम, धा, की, इन 3 शब्दों से मिलके बना है संधि। अगर आपसे कहा जाए कि जो संधि शब्द है ये अपने आप में किस लिंग का है, संधि शब्द किस लिंग का है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो संधि शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बच्चे ज्यादातर स्त्रीलिंग समझते हैं क्योंकि संधि सीख ली, संधि कर ली, इस तरह से वाक्य प्रयोग करके, लेकिन संधि शब्द अपने आप में संस्कृत में पुल्लिंग का है। ठीक है, किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, याद रखेंगे। संधि शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि संधि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो संधि का वास्तविक अर्थ मेल या जोड़ होता है। क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। ठीक है, मेल या जोड़ होता है। अगर हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में इसका अर्थ मिलना होता है। मिलना, किसी भी वर्ण का जो मिलना है उसे संधि कहते हैं। याद रखेंगे कि यहाँ मेल हो रहा है अर्थात जोड़ हो रहा है, हिंदी में कह सकते मिलना हो रहा है। अगर इसका संस्कृत में एक संस्कृत शब्दों के द्वारा इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमित संधानम इति संधि। ठीक है, ऐसा इसका सूत्र एक तरह से समझ लें कि अब इसको क्या डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। ये कह सकते हैं कि वर्णानाम परस्पर विकृतिमित संधानम इति संधि। ये कह रहे वर्णों के आपस में, परस्पर माने आपस में विकार रहित मिल जाए, क्या हो जाए, विकार रहित मिलकर एक परिवर्तन करें, ऐसे मेल को, ऐसे जोड़ को संधि कहते हैं। वर्णों का आपस में विकार रहित मिलकर परिवर्तित हो जाना ही संधि कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हिंदी में कहें कि वर्णों के परस्पर मेल को, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक, संधि कहते हैं। यहाँ याद रखेंगे, यहाँ मेल किसका हो रहा है, तो इस जो वर्ण लिखा यहाँ, इसको ध्यान रखने, कहीं कहीं आपको शब्द भी दिया जा सकता है कि शब्दों का मेल संधि कहलाता है, तो आप याद रखेंगे शब्दों का मेल संधि नहीं कहलाता है। शब्दों का मेल क्या कहलाता है, शब्दों का मेल समास कहलाता है। और यहाँ याद रखेंगे, यहाँ वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ विकृतिमित एक शब्द इन्होंने दिया है, विकृतिमित, इसका क्या अर्थ है, विकृतिमित। ठीक है, विकृतिमित, तो इसका अर्थ है यहाँ पे वर्ण परिवर्तन। क्या अर्थ है,
वर्ण परिवर्तन, ठीक है, वर्ण परिवर्तन। यहाँ पे इसका अर्थ हो गया वर्ण परिवर्तन। तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। दो बिल्कुल सन्निकट जो वर्ण होंगे उनमें परिवर्तन हो जाएगा, उस तरह से ये विकृतिमित मतलब वर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि जो संधि है, जैसा कि आपने जाना इसमें कौन सा उपसर्ग है, क्या धातु है, कौन सा लिंग है, या इसका शब्द क्या है, इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि जो संधि है इसकी क्या संहिता होती है, संधि की क्या संज्ञा होती है, एक मिनट सॉरी, संधि की क्या संज्ञा होती है, संधि की संज्ञा भी होती है। जैसा कि मैंने सब संज्ञा पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि संधि की संहिता संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि संधि की कौन सी संज्ञा होती है तब बताएंगे संहिता संज्ञा होती है, और आपसे कहा जाए संहिता संज्ञा किसकी होती है तो कहेंगे संधि की होती है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये संहिता संज्ञा जो होती है ये किस सूत्र से होती है, क्या कहेंगे, संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है, तब आप बताएंगे परहा परहा सन्निकर्षः 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 संहिता। अब ये क्या है, ये है कि ये बताता है कि जो संहिता संज्ञा है वो किसकी होती है, जो संहिता संज्ञा है वो किसकी होती है। तो यहाँ जो इस ये मैंने लिखा परः सन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है किसकी, संधि की, ठीक। इसका मतलब है कि जो अत्यंत अत्यंत सन्निकट हो, अत्यंत सन्निकट हो, अत्यंत सन्निकट हो उनकी संहिता संज्ञा होती है। आगे संहिता लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे, जो अत्यंत सन्निकट हो उनकी संहिता संज्ञा होती है। जैसे कि बाय एग्जाम्पल समझते हैं, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस रमेशः, ठीक है, ईसः रमेशः। यहाँ आपने देखा कि यहाँ माँ के साथ जो आ है, माँ के साथ क्या है आ, और ये ए, इन दोनों की संहिता संज्ञा हुई। अगर आपसे कहा जाए कि रमेश में किन वर्णों की संहिता संज्ञा हुई तो माँ के साथ आ और ये ई, ये अत्यंत सन्निकट होने के कारण सिर्फ परिवर्तन इन्हीं दोनों में होगा। आगे का या जो बाद का शब्द है या वर्ण है ये ऐसा ही बना रहेगा। तो आ ई मिलके यहाँ ए हुआ, वर्ण परिवर्तन हुआ, इस वर्ण परिवर्तन से हमारा शब्द बदल गया। तो आप कहेंगे कि इस तरह से अत्यंत सन्निकट, ऐसा नहीं कि इसको या इसको ऐड कर दें, इसको या इसको जोड़ दें, ऐसे ये नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ जो अत्यंत सन्निकट हैं, इसका लास्ट वाला, इसका प्रथम पहला वाला, ये इनको आपस में मिला के वर्ण परिवर्तन करेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। तो इस तरह कोई भी संधि का उदाहरण होता है उसमें ऐसा ही परिवर्तन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो आगे होता है क्या होता है कि जैसा आपको बता दिया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर इस तरह से इसका अर्थ भी कभी कभार पूछ लिया जाता, लिंग भी प्रत्यय आदि कौन सा है, इस तरह से। अब क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि कहाँ कहाँ संधि नित्य होती है और कहाँ कहाँ संधि, मतलब कि इस जो व्याकरण में संधि है एक शब्द इसके लिए होता विवक्षाधीन। विवक्षाधीन का मतलब होता इच्छानुसार। कहाँ कहाँ संधि नित्य होती है और कहाँ कहाँ इच्छानुसार होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे, क्या जानेंगे, पहला वर्ड है एक पदे, एक पद में एक पद में संधि, संधि नित्य होती है, याद रखेंगे, एक पद में संधि नित्य होती है, ठीक है, एक पद में संधि नित्य होती है, पहला। अगली जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हो न प्लस नई प्लस अक, यहाँ देख रहे हैं सिर्फ आपको एक पद दिखाई दे रहा है,
एक पद ये है और एक पद ये है। तो आप कहेंगे अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई दे तो इसमें संधि आप अवश्य ही करेंगे। नित्य का मतलब अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, संधि बनाने के बाद शब्द हो जाएगा नायक। ठीक है, क्या हो जाएगा, नायक। और अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा ये रूल होता है कि धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में संधि कैसी होती है, ये पूछे जाते हैं। ठीक, अभी बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। धातु और उपसर्ग में संधि, संधि नित्य होती है, नित्य होती है। धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होती है। तो आपने दो चीजें जानी कि अगर एक पद में लिखा हो संधि तो आप बताएंगे नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में पूछा जाए तो बताएंगे संधि नित्य होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे लिखा हो नी, देखो आप देख पा रहे हैं नी क्या है, नी हमारा उपसर्ग है और अवशत, अवशत क्या है, अवशत धातु है। ठीक है, नी उपसर्ग है और अवशत धातु है। तो ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो आपको संधि करनी ही करनी है, अर्थात अवश्य करनी है। तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, न्यवसत। यह संधि है। यहाँ आपको अभी ये नहीं देखना कि कौन सी संधि है, क्या है, सिर्फ ये देखना कि हमारा उपसर्ग है और धातु है, तो हमें संधि करनी ही करनी है। जैसे अगला एग्जाम्पल, प्रति प्लस आगच्छति, प्रति प्लस आगच्छति। ठीक है, प्रति प्लस आगच्छति। तो आपने देखा कि प्रति उपसर्ग है, आगच्छति धातु है, प्रति उपसर्ग है, आगच्छति धातु है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे ये वर्ड इसका बना था और इसका ये प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति। ठीक, तो आपने देखा कि अगर एक पद में संधि पूछी जाए तो नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में संधि पूछी जाए नित्य होती है। अगला हम लोग देखेंगे कि और कहाँ कहाँ नित्य होती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अगला देखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि सामासिक पद में संधि, सामासिक पद में संधि, पद में संधि, तब भी आप बताएंगे कि नित्य होती है, नित्य होती है। ठीक है, याद रखेंगे कि सामासिक पद में संधि नित्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते, उदाहरण से, देव प्लस आलय। आपने देखा कि ये हमारा समास का भी उदाहरण है। देव मीन्स देवों का, आलय माने घर, देवों का घर, जैसा कि समास का भी उदाहरण है, पता चल रहा है। और यहाँ संधि भी होती है। जब भी कोई समास जैसा उदाहरण मिले तो वहां संधि नित्य होती है। तो यहाँ संधि करके क्या हो जाएगा, देवालय, ऐसा देवालय। ठीक, विद्यालय या फिर महात्मा, महा, महा प्लस आत्मा। तो ये क्या है, ये महात्मा एक हमारा समास का भी उदाहरण है और महात्मा संधि का भी उदाहरण है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसमें समासिक पद में और धातु और उपसर्ग में और एक पद में संधि नित्य होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि वाक्य में संधि कैसी होती है, वाक्य में संधि कैसी होती है, तो बताएंगे वाक्य में संधि, वाक्य में संधि, वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है। ये विवक्षाधीन क्या होता है, याद रखेंगे कि विवक्षाधीन क्या होता है। विवक्षाधीन का मतलब यहाँ पे है, विवक्षाधीन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ आप चाहें तो करें और ना चाहें तो ना करें, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार। विवक्षाधीन का मतलब है इच्छा अनुसार। कैसे, जैसे कि कोई भी वाक्य हो वहां पे आप संधि करें
तो भी सही है, ना करें तो भी सही है, दोनों तरह से उसका एक ही अर्थ निकाला जाता है। जबकि ऐसे कुछ शब्द मिले तो आपको संधि करना अनिवार्य होता है। जैसे लिखा हो उदाहरण में, वाक्य लिखा हो अत्र को, सॉरी, अत्र पहले बिना संधि के लिख रहे, अत्र कहा अस्ति, अत्र कहा अस्ति, ये वाक्य है, ठीक है। यहाँ कौन है, अभी इसमें संधि नहीं हुई है। क्या हुआ, संधि नहीं हुई है, तब भी सही है, ठीक है। अभी संधि नहीं हुई है तब भी हमारा सही वाक्य है। अगर हम संधि कर दें अत्र को अस्ति, ठीक, हमने संधि कर दी अत्र को अस्ति, तो आप देख पा रहे संधि कर दी तब भी वही अर्थ है। तो आप चाहें तो ना करें और चाहें तो कर लें, ठीक। यहाँ संधि हुई है, यहाँ दोनों कर सकते हैं। अब अगर आपकी इच्छा है तो कर लें और नहीं इच्छा है तो ना करें, संधि हुई है, ठीक है, यहाँ संधि हुई है। इसी तरह से आपको दूसरा वाक्य बताएं, रामः गच्छति वनम, रामः गच्छति, रामः गच्छति वनम, ठीक। यहाँ अभी क्या हुआ है कि संधि नहीं हुई है, संधि नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इसी को संधि कर दें, क्या कर देंगे, रामो गच्छति वनम, हमने संधि कर दी तब भी इसका यही अर्थ है और कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ठीक, संधि हुई है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मान लो कि एक पद में संधि नित्य होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक पद में संधि कैसी होती है, तो आप बताएंगे एक पद में संधि नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होती है, ठीक है, और सामासिक पद में संधि नित्य होती है। अगर आपसे कहा जाए कि वाक्य में संधि कैसी होती है, तब आपका आंसर आएगा कि वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है। कैसी होती है, वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात इच्छा अनुसार होती है। आप चाहें तो करें और ना चाहें तो ना करें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो चारों दिए रहे हों और आपसे कहा जाए किसमें संधि विवक्षाधीन होती है, तो याद रखेंगे वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है। किसमें संधि नित्य होती है, तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं या फिर तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा किसमें संधि होती है या फिर किसमें संधि नहीं होती है। आगे इसी बात को लेके संस्कृत में एक संस्कृत में श्लोक जैसा लिख रखा है, जैसा कि उसमें कहीं खालिस्तान या कुछ पूछे तो याद रखेंगे कि कैसा श्लोक है। श्लोक ऐसा है कि संहिता, अभी बताए संधि क्या संज्ञा होती है, संहिता, संहिता एक पदे नित्या, ठीक है, संहिता एक पदे नित्या। अब लिखेंगे नित्या, नित्या धातुप सर्गे, नित्या धातुप सर्गे, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि संहिता एक पद में नित्य होती है और धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है, ठीक। आगे आगे लिखेंगे नित्या, नित्या सामासिक, सामासिक पदे, नित्या सामासिक पदे, ठीक है। वही नित्य किसमें भी होती, नित्य सामासिक पद में भी नित्य होती है, अर्थात समास में भी संधि होती ही होती है। अगला है कि वाक्येतु, वाक्येतु, वाक्य में तो कैसी होती है, विवक्षाधीन, विवक्षाधीन, बस यही है जो मैंने पहले आपको समझा दिया, वही इसमें श्लोक में। अब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या कि संहिता एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग में नित्य होती है, सामासिक पद में नित्य होती है और वाक्य में विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपके इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संधि है किसमें नित्य होती है और किसमें नित्य नहीं होती है। आगे देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि संधि का मतलब तो हमने अभी बताया था, क्या बताया था, जोड़, ठीक है। संधि का मतलब क्या बताया था, जोड़।
जबकि इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है विच्छेद। ठीक, विच्छेद का मतलब यहाँ पे है, विच्छेद का मतलब क्या है? अलग। विच्छेद का मतलब अलग। ठीक है, तो संधि का मतलब जोड़ और विच्छेद का मतलब अलग। तो आपने देखा कि संधि का मतलब यहाँ जोड़ से होता है और विच्छेद से मतलब यहाँ पे अलग से होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि संधि व्याकरण में कुछ इससे मतलब कि संधि से क्या क्या परिवर्तन होते हैं व्याकरण शास्त्र में। तो इसमें से कभी कभार एक आध पूछ लिया जाता है, तो हम साधारण सी और सरल भाषा में देखेंगे कि संधि से क्या क्या परिवर्तन होते हैं व्याकरण में। तो लिखेंगे कि संधि से होने वाले परिवर्तन, संधि से होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहला याद रखेंगे आप, क्या होता है, हमें एक नया वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? एक नया वर्ण मिलता है, नया वर्ण मिलता है। ठीक है, नया वर्ण मिलता है। क्या होता है? संधि से नया वर्ण मिलता है। और अगला क्या होता है कि जो शब्द है, जो शब्द है वो संक्षिप्त हो जाता है। शब्द कैसा हो जाता है? शब्द संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, शब्द संक्षिप्त हो जाता है। याद रखेंगे, शब्द कैसा हो जाता है? संक्षिप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? शब्द में, आप याद रखेंगे, शब्द में सुंदरता आ जाती है। शब्द में सुंदरता आ जाती है। जब संक्षिप्त होगा तो आप देख रहे हैं कि शब्द अच्छा लगेगा। ठीक है, जब शब्द छोटा हो जाएगा तो शब्द कैसा लगेगा? शब्द हमारा अच्छा लगेगा। ठीक, और क्या होता है कि कभी कभी संधि में, देखो याद रखेंगे, ये सिर्फ बता दे रही हूँ, इसमें क्या होता है, मुख्यतः तो यही होता है कि एक नया वर्ण मिलता है, शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, और कभी कभी किसी वर्णों का लोप भी हो जाता है। तो वर्णों का लोप भी हो जाता है, किसी किसी वर्णों का क्या हो जाता है? वर्णों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, वर्णों का लोप हो जाता है या फिर वर्णों का आगम भी हो जाता है। आपने देखा संधि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कभी कभी वर्णों का आगम भी हो जाता है, वर्णों का आगम भी हो जाता है, आगम भी हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि एक नया वर्ण मिलता है, शब्द संक्षिप्त हो जाता है, शब्द में सुंदरता आ जाती है, वर्णों का लोप हो जाता है और वर्णों का आगम भी हो जाता। कभी कभी कोई वर्ण द्वित्व भी हो जाता है, अगर ऐसा लिखा हो तो भी याद रखेंगे कि कभी कभी कोई वर्ण क्या हो जाता है? द्वित्व भी हो जाता है। इस तरह से आपने संधि से व्याकरण शास्त्र में कुछ परिवर्तन होते हैं, या फिर संधि और विच्छेद का अपना अपना अर्थ क्या है, संधि का जोड़ और विच्छेद का अलग होना, किसी एक शब्द को दो भागों में बांट देना विच्छेद करना, किसी दो शब्दों को एक कर देना संधि होता है, जोड़ होता है। ठीक, और किसमें संधि नित्य होती है, किसमें संधि विवक्षाधीन होती है, ऐसा सब कुछ मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद हैं और किस संधि में मतलब मुख्यतः कितने भेद हैं, और जो भेद हैं उसमें उपभेद कितने हो सकते और किनसे उपभेद पूछे जाते और किनसे नहीं पूछे जाते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।